आज की इस वीडियो में पायराजोल, इमिडाजोल एंड ऑक्साजोल, इन तीनों के ही सिंथेसिस, इनकी केमिकल रिएक्शंस और इनके मेडिसिनल यूजेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। 1 2 3 4 ये रहा फोर्थ पोजीशन पे हमने किसको जोड़ दिया मैम? फोर्थ पोजीशन पे उधर आपने ब्रोमीन एटम को यहाँ पर जोड़ दिया है। तो ये आपके पास क्या हो गया? पायराजोल की हम पढ़ चुके, अब हम किसकी पढ़ने जा रहे हैं? इमिडाजोल की हम पढ़ने जा रहे हैं। भाई पहली केमिकल रिएक्शन क्या होगी? सबसे पहली चीज तो ये क्या दिखाते हैं मैम? जितने भी हमारे पास ये कंपाउंड आप आज लेने वाले हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ऑलरेडी अपनी यूनिट 4 स्टार्ट कर चुके हैं। सेमेस्टर 4 में काफी सारे लेक्चर्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं और आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज हम यहाँ पर 3 कंपाउंड्स की सिंथेसिस, रिएक्शन और इनके मेडिसिनल यूजेस देखने वाले हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनको लॉन्ग में, शॉर्ट में दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। लॉन्ग में आएंगे तो कंबाइन होके पूछेंगे 2-3 कंपाउंड्स का एक साथ। शॉर्ट में आएगा तो किसी एक कंपाउंड के बारे में भी पूछा जा सकता है। हम आज की इस वीडियो में पायराजोल, इमिडाजोल एंड ऑक्साजोल, इन तीनों के ही सिंथेसिस, इनकी केमिकल रिएक्शंस और इनके मेडिसिनल यूजेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ में आपको इसके प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स भी मिलने वाले हैं और नोट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा क्योंकि यहीं पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो कि हैंड रिटन है। सभी क्लासेस में जो भी फैकल्टीज आकर के क्लास ले रही हैं, सभी क्लासेस के हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो कोई बच्चा अगर नया है जिसने अभी तक व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा जहां से आपको लिंक दिया है और आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर अभी तक आपने फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप वो भी कर सकते हैं क्योंकि जितनी भी रीसेंट अपडेट्स आएंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ऐप पर देखने को मिलेगी। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जहां पर आज हम बहुत सारे कंपाउंड्स के सिंथेसिस देखेंगे, रिएक्शंस देखेंगे और उन्हीं के मेडिसिनल यूजेस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं बेटा, उस कंपाउंड का नाम है पायराजोल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पायराजोल। अब पायराजोल और पायरोल में क्या डिफरेंस होता है? क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा? पायरोल मैम जो एक होता था वो 5 मेंबर्ड की हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती थी जिसमें नाइट्रोजन एटम होता था। सिमिलरली हमारे पास पायराजोल भी होता है। पायराजोल में क्या होता है भाई? पायराजोल भी एक 5 मेंबर्ड की ही रिंग है। यहाँ भी नाइट्रोजन एटम है लेकिन यहाँ पर एक नहीं 2-2 नाइट्रोजन एटम होते हैं, इसी वजह से इसको पायराजोल बोला जाता है। तो पायराजोल बेसिकली क्या होता है? पायराजोल जो है वो हमारे पास एक 5 मेंबर्ड की रिंग होती है जिसमें यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बिल्कुल पायरोल के जैसा ही होता है। अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस वाले कार्बन पर आपका एक क्या प्रेजेंट हो जाता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट हो जाता है। इसको क्या बोला जाता है मैम? इसको बोला जाता है हमारे पास में पायराजोल। डन, दिस इज ऑल अबाउट द पायराजोल। अच्छा अब ये बताइए मैम पायराजोल की हम सिंथेसिस कैसे करेंगे? उससे पहले आप ये भी चीज लिख दीजिएगा कि इट इज एन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक कैसे होता है वो आप काउंट कर सकते हो। अब तक इतना तो मैंने आपको सिखाया ही हुआ है। तो ये हमारे पास क्या हो गया मैम? ये हमारे पास एक एरोमेटिक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन एटम दो दो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। आप लिख सकते हो विच कंटेन्स 2 नाइट्रोजन एटम्स। 2 नाइट्रोजन एटम क्या होता है इसमें मैम? इसमें 2 नाइट्रोजन एटम को ये कंटेन करता है। इसकी सिंथेसिस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि मैम इसको सिंथेसाइज कैसे किया जाता है। हाउ वी आर गोइंग टू सिंथेसाइज दिस पायराजोल। तो इसके सिंथेसिस के कई सारे मेथड होते हैं। सबसे पहले एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सिंथेसिस होता है बेटा उसको बोलते हैं नॉर पायराजोल सिंथेसिस। जिस तरीके से आपने नॉर पायरोल सिंथेसिस पढ़ा था सेम वैसे ही हमारे पास सिंथेसिस होगा जिसमें नॉर पायराजोल सिंथेसिस हम पढ़ने वाले हैं। इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में दिया जा सकता है। तो पहली सिंथेसिस लिख दीजिएगा नॉरपायराजोल सिंथेसिस। नॉरपायराजोल सिंथेसिस में होना क्या है चलो समझते हैं भाई। देखो नॉरपायराजोल सिंथेसिस की अगर हम बात करेंगे तो 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं जो कि हमेशा लिया जाता है। 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन इस बार हाइड्राजीन के साथ करवाते हैं। जैसे ही हाइड्राजीन के साथ इसको कंबाइन करेंगे इमीडिएटली हमें पायराजोल का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ करना क्या होता है नोट डाउन कर लीजिएगा। इन दिस सिंथेसिस 1,3 dicarbonyl compound reacts with
हाइड्राजीन। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि और कौन सी रिएक्शन में मैंने हाइड्राजीन का आपको यूज बताया है? कौन सी नेम रिएक्शन थी जहां पे हमने हाइड्राजीन को पढ़ा था, जहां पे मैंने आपको हाइड्राजीन के काफी सारे यूजेस भी बताए थे? और इंपॉर्टेंट चीज, हाइड्राजीन का फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, इसका स्ट्रक्चर भी, दैट इज NH2NH2। ये क्या होता है? ये हमारे पास होता है हाइड्राजीन। तो 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड लेंगे जो कि क्या होगा, देखिए मैम, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3, ये क्या ले लिया मैम आपने? 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड लिया है। हाइड्राजीन के साथ हमें क्या कराना है? इसकी रिएक्शन करानी है। तो जैसे ही हम इस कंपाउंड की हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करा देंगे, हमें क्या मिलेगा? और ये रिएक्शन हमेशा हीट के प्रेजेंस में होती है, इमीडिएटली आपको पायराजोल का एक डेरिवेटिव मिल जाएगा। डन। तो हमें क्या रिसीव हो रहा है? हमें पायराजोल का एक डेरिवेटिव रिसीव हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सबसे पहली सिंथेसिस हमारे पास कौन सी थी? नॉरपायराजोल सिंथेसिस। नॉरपायराजोल सिंथेसिस के अंदर 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड जो था वो हाइड्राजीन के साथ में रिएक्ट किया और इमीडिएटली हीट के प्रेजेंस में क्या बना के चला गया? पायराजोल का एक डेरिवेटिव इसने फॉर्म कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज अ नॉरपायराजोल सिंथेसिस। एक तो ये सिंथेसिस हो गई। दूसरी हमारी कुछ कंडेंसेशन रिएक्शन भी होती है। जब इनको कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू करते हैं, लेकर जाते हैं, तब हमें क्या मिलेगा? तब भी पायराजोल का ही डेरिवेटिव हमें मिलता है। तो पहला तो आपने सिंथेसिस देख लिया, नॉरपायराजोल सिंथेसिस। हम अगली सिंथेसिस के बारे में बात करते हैं और जो हमारा अगला सिंथेसिस होने वाला है वो क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी द कंडेंसेशन मेथड। ओके, अब आप लोग मुझे बताइए जरा, ये कंडेंसेशन मेथड जो है यहाँ पर क्या होता है? कंडेंसेशन मेथड्स में क्या हो जाएगा? यहां पर भी मैम जो हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है वो रिएक्शन दिखाता है। जैसे ही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हाइड्राजीन के साथ में रिएक्शन करेगा, हमें क्या मिल जाएगा? जल्दी से बता दो मैम। जैसे ये रिएक्शन होगा, हमें इमीडिएटली पायराजोल मिल जाता है। तो आप लिख दो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इसकी रिएक्शन आप हाइड्राजीन के साथ करवाओ, आपको इमीडिएटली पायराजोल मिल जाएगा, है ना? तो ये कि हमारे पास सिंथेसिस होगी, बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस ये भी है। ओके, तो ये हमारे पास कुछ बेसिकली हमने सिंथेसिस के बारे में बात कर ली। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, किस टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज ये दिखाते हैं। आ जाइए, लेट्स डिस्कस अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। किस टाइप के केमिकल रिएक्शंस दिखाते हैं? मैंने आपको ऑलरेडी इतने सारे कंपाउंड्स पढ़ाए हुए हैं, वहां पर हमने सभी के केमिकल रिएक्शंस पढ़े हैं। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि क्या पायराजोल हमें कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शंस दिखा देंगे? सारे बेसिकली जो जितने भी पायराजोल और पायराजोल के डेरिवेटिव होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि दे शोज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि बहुत फेमस रिएक्शन होती है इनकी। तो आप लिख सकते हैं पायराजोल एंड देयर डेरिवेटिव्स। कभी कभी आपसे डायरेक्टली यही सवाल भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सी केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं, तो ये चीज भी आपको याद रखना पड़ेगा। यस, कौन सी रिएक्शन दिखाएंगे? जितने भी मैम पायराजोल के डेरिवेटिव होने वाले हैं वो हमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएंगे। जैसे कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं? जैसे पहला मैम हम ले लेते हैं कि हमारे पास अगर हमें नाइट्रेशन करवाना है तो ठीक है, नाइट्रेशन भी बहुत इजीली हम करवा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर नाइट्रेशन करवा रहे हैं, नाइट्रेशन करवाने के बाद क्या होता है? जैसे ही आप किसी कंपाउंड का नाइट्रेशन करवाते हो, नाइट्रो ग्रुप आकर के उसके साथ में अटैच हो जाता है। हमें करवाना है पायराजोल का, तो अगर आपका जो पायराजोल है वो किसके साथ रिएक्शन कर लेगा? नाइट्री बेसिकली कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में रिएक्शन करेगा। तो किस पोजीशन पे आके जुड़ेगा? सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि कौन सी पोजीशन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है, जिस पोजीशन पर आकर इमीडिएटली आकर के अटैच हो जाएगा। तो याद रखना, यहां पर लिख लो द मोस्ट रिएक्टिव पोजीशन,
सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोजीशन यहाँ पर कौन सी होती है मैम? कार्बन नंबर 4 वाली जो पोजीशन होती है, दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव पोजीशन, यानी जब चौथे वाले कार्बन पर आकर के जुड़ता है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले मैम आप पायराजोल का कोई डेरिवेटिव ले लो, ठीक है। क्या ये पायराजोल है? बिल्कुल नहीं है मैम। कब होगा? जब आप यहाँ पर नाइट्रोजन ऐड करोगे। अब ये पायराजोल का एक डेरिवेटिव है। अब अगर आप किसकी रिएक्शन कराते हो कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा मैम? नाइट्रो ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा। कौन सी पोजीशन पे? 4th, यानी 1 2 3 4th, इस वाले पोजीशन पे आकर के जुड़ जाएगा। लेट्स सी यहाँ पर क्या आएगा मैम? नाइट्रोजन आएगा। 1 2 3 4th, इस पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा? नाइट्रो ग्रुप। देखो ध्यान से, हमने पायराजोल लिया, पायराजोल का जैसे ही हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन यानी नाइट्रेशन कराया, हमारा जो नाइट्रो ग्रुप था वो आकर के इस 4th वाले कार्बन पर जुड़ चुका है। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे मैम? इसको नाइट्रेशन बोलेंगे। देखिएगा 1 2 3 एंड 4th कार्बन पे कौन जुड़ गया? 4th कार्बन पे NO2 ग्रुप आकर हमारे पास जुड़ गया। इसको नाइट्रेशन रिएक्शन बोला जाता है। डन। तो ये हो गया आपके पास में नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के अलावा और कौन सी रिएक्शन हो सकती है मैम? नाइट्रेशन के अलावा नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास हो सकती है हैलोजनेशन। बता दो जरा हैलोजनेशन कैसे होगा मैम? हैलोजनेशन भी इजी है, जिस तरीके से आपने नाइट्रेशन कराया सेम उसी तरीके से आप हैलोजनेशन करवा दो। बस इसमें क्या होगा? 4th पोजीशन पर आप किसी हैलोजन एटम को जोड़ दोगे, सिर्फ इतनी सी बात यहाँ पर होनी है। तो जरा मुझे बताना हैलोजनेशन रिएक्शन में क्या होता है? क्या आप लोगों में से कोई बताएगा? मैम डायरेक्टली आप रिएक्शन करा दीजिए, 4th पोजीशन पे एटम आकर के जुड़ जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ये दो बॉन्ड एज इट इज है। यहाँ पर भी हमने नाइट्रोजन ले लिया। इसकी रिएक्शन बता दो जरा, मैं किसके साथ करवाऊं कि हैलोजनेशन हो जाए? मान लो ब्रोमीन जोड़ना है तो ब्रोमीन ले लेते हैं, और कोई लिविस एसिड एज एन FeBr3 हमने ले लिया। कौन से पोजीशन पे जुड़ेगा मैम? 4th पोजीशन पे आप इसको जोड़ दो। देखते हैं कैसे। 1 2 3 4th, ये रहा 4th पोजीशन। 4th पोजीशन पे हमने किसको जोड़ दिया मैम? 4th पोजीशन पे उधर आपने ब्रोमीन एटम को यहाँ पर जोड़ दिया है। तो ये आपके पास क्या हो गया मैम? ये हमारे पास हैलोजनेशन रिएक्शन हो गई। सिमिलरली बेटा आपके पास एक और रिएक्शन आती है, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ध्यान से समझिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी आपको कोई पायराजोल का डेरिवेटिव दिया होगा। बनाते हैं भाई पायराजोल। ये क्या बना लिया हमने मैम? ये आपने पायराजोल बना लिया। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे मैम? इसकी रिएक्शन आप किसी ना किसी परऑक्साइड के साथ करवा दीजिए। जैसे ही हम इसकी रिएक्शन किसी परऑक्साइड के साथ करवा देंगे, क्या हो जाएगा मैम? इमीडिएटली हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा और इस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन हो चुका होगा, यानी इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा। लेट्स सपोज हम बेसिकली H2O2 के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ। हमें क्या मिलेगा मैम? हमें मिल जाएगा पायराजोल एन ऑक्साइड। ये ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाएगा, और यही क्या होता है मैम? यही हमारा ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट भी होता है, जो जिसमें क्या हुआ, जिसमें मैम हमारा ऑक्साइड जो है वो यहाँ पर फॉर्म इजीली हो चुका है। तो ये हमारे पास क्या हुई मैम? ये कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि पायराजोल शो करता है। आप इसके अलावा और भी बहुत सारी लिख सकते हो, जैसे सल्फोनेशन लिख सकते हो, असाइलेशन लिख सकते हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन आप नोट डाउन कर सकते हो। सेम ऐसे ही होंगी, बस पोजीशन जानना इंपॉर्टेंट था, जो कि यहाँ पर 4th पोजीशन थी, कार्बन नंबर 4। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं जरा इसके कुछ मेडिसिनल यूजेस के बारे में। जो हमारा पायराजोल है वो किस प्रकार के मेडिसिनल यूजेस दिखाता है, ये बता दीजिएगा मैम कि हमारा जो पायराजोल है वो लगभग किस प्रकार के मेडिसिनल यूजेस दिखाएगा। सबसे पहले तो ये एनाल्जेसिक होता है और एंटीपायरेटिक होता है, तो आप लिख लीजिए कैसा होता है मैम? ये एनाल्जेसिक होता है, एंटीपायरेटिक होता है, इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स इसमें काफी सारे होते हैं, एंड ऑल्सो ये एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह भी काफी ज्यादा बिहेव करता है। तो आप लिख सकते हो कि इट ऑल्सो बिहेव्स एज एन एंटी इंफ्लेमेटरी contains antimicrobial agents
क्या कंटेन करता है मैम? ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी कंटेन करता है, साथ साथ में बेटा ये एक एंटी कैंसर एजेंट के रूप में भी काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर क्या होता है मैम? ये एंटी कैंसर एजेंट की तरह भी काम करता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया मैम? ये आपके पास ना कुछ मेडिसिनल यूजेस हो गए, और ये सारी की सारी चीजें किसके बारे में हमने वाइंड अप कर दी मैम? पायराजोल के बारे में। तो आपने क्या क्या हमें समझा दिया, पायराजोल क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, उसके अलावा इसकी सिंथेसिस, दो सिंथेसिस मैंने आपको बताई, नॉर पायराजोल सिंथेसिस और कंडेंसेशन मेथड। उसके अलावा हमने डिस्कशन किया इसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन यानी ईएएस रिएक्शंस देती हैं। ये आपकी तीन टाइप से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, जैसे कि आपका अगर हेलोजनेशन होगा तो क्या, नाइट्रेशन सल्फोनेशन होगा तो क्या। सिमिलरली मैंने आपको एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बता दी, जिसमें आपको एक ऑक्साइड मिलता था पायराजोल का। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया है कुछ मेडिसिनल यूजेस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने पायराजोल के बारे में डिस्कस कर ली। अब मुझे बताओ नेक्स्ट किस कंपाउंड के बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए? भाई पायराजोल तो हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया, अब हम किसके बारे में डिस्कस करें? अब मैम आप डिस्कस कर लीजिए इमीडाजोल के बारे में। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है, नेक्स्ट कंपाउंड हम कवर करने जा रहे हैं अपना इमीडाजोल। अब मुझे बता दो भैया इमीडाजोल होता क्या है? मैम इमीडाजोल भी बेसिकली एक 5 मेंबर्ड की हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है, जिसमें 2 नाइट्रोजन एटम ही होते हैं। लेकिन फिर आपके मन में डाउट आएगा, फिर मैम इमीडाजोल में पायराजोल में फर्क क्या हुआ? पायराजोल भी 5 मेंबर की हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग थी, उसमें भी 2 नाइट्रोजन थे। इमीडाजोल में भी अगर 2 नाइट्रोजन एटम होंगे तो डिफरेंस क्या? डिफरेंस आता है बेटा पोजीशन का। यहाँ नाइट्रोजन की पोजीशन अलग होती है, पायराजोल में अलग होती थी, समझिएगा ध्यान से। ये वाला तो सभी में सेम रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नाइट्रोजन एटम बेटा इस पोजीशन पे आता है, पायराजोल में यहीं पे आ रहा था, लेकिन इमीडाजोल में जो नाइट्रोजन एटम आएगा वो कहाँ आएगा मैम? इमीडाजोल में जो नाइट्रोजन एटम आ रहा होता है वो ऊपर के साइड आ रहा होता है। इसको क्या बोला जाता है मैम? ये हमारे पास इमीडाजोल होता है। समझ में आया? यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा? C3H4N2। फॉर्मूला अपना वही हमारे पास C3H4N2। ये क्या हो गया मैम? ये इसका फॉर्मूला हो गया। डन। अब हमारे पास ये होता कैसे है मैम? यहां पर हम बहुत ही इजीली लिख सकते हैं, इट इज एन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो क्या कंटेन करता है? विच कंटेन्स 2 नाइट्रोजन एटम्स। क्या कंटेन कर रहा होगा भाई मैम? ये जो है बेसिकली वो 2 नाइट्रोजन एटम कंटेन कर रहा है। कौन कौन से पोजीशन पे? पोजीशन 1 एंड पोजीशन 3 पे। तो यहाँ पर लिख सकते हो एट कार्बन 1 एंड कार्बन 3। तो बेसिकली 2 कार्बन एटम पे, एक तो कार्बन 1 पे और एक कार्बन 3 पे आपके 2 नाइट्रोजन एटम को क्या करता है ये मैम? ये कंटेन कर रहा होता है। दूसरी चीज एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हमारे पास ये है, इसी को हम क्या बोलते हैं मैम? इसी को आपने बोल दिया है इमीडाजोल। चलिएगा इमीडाजोल प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लीजिएगा। इमीडाजोल इज प्रेजेंट इन, ये क्वेश्चन आपसे बेटा शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, हिस्टिडिन, विटामिन B12, हिस्टामीन, यहां सभी में ये प्रेजेंट होता है। तो आप लिख सकते हो हिस्टिडिन हो गया, हिस्टामीन हो गया, विटामिन B12 हो गया, इन सभी जगह पे आपका ये जो इमीडाजोल रिंग होती है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है भाई, गुड। अब हम किसके बारे में बात कर लेंगे मैम? अब आप बात कर लीजिए इनकी सिंथेसिस के बारे में। बहुत अलग अलग टाइप की इसकी सिंथेसिस होती है और इसकी सिंथेसिस इंपॉर्टेंट भी है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछी भी जा सकती है इसकी सिंथेसिस। चलिए सबसे पहले हम अपनी पहली सिंथेसिस की बात कर लेते हैं। पहली सिंथेसिस हमारे पास क्या होती है भाई? इन साइंटिस्ट के नाम ही ऐसे थे कि आपको याद करने पड़ जाएंगे। तो हमारे पास ये एक टाइप की सिंथेसिस होती है। अब इस सिंथेसिस में क्या होगा मैम? ये जो आपके पास सिंथेसिस होती है, ये इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है। इसमें आपका रिएक्शन किसी ना किसी फॉर्मेल्डिहाइड के प्रेजेंस में होती है। फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया के जैसे किसी डेरिवेटिव या नाइट्रोजन के किसी डेरिवेटिव के फॉर्म में ये रिएक्शन होगी और हमें किसका फॉर्मेशन होगा मैम? हमें ना इमीडाजोल का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हमने ग्लाइऑक्सिल ले लिया, ठीक है, सॉरी ये थोड़े ना लेना है, यस
अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे मैम? इसकी रिएक्शन आप किसी भी एसिड के साथ करवा दीजिए, सॉरी एल्डिहाइड के साथ करवा दीजिए। हमने एल्डिहाइड ले लिया अपना फॉर्मल्डिहाइड, और हमने क्या लिया है मैम? और आपने अमोनिया की प्रेजेंस ली है। तो जैसे ही हमने ये रिएक्शन लिया एल्डिहाइड की प्रेजेंस में और अमोनिया के प्रेजेंस में, हमें क्या मिल जाएगा? इमीडिएटली मैम आपको इमिडाजोल मिल जाएगा। क्या मिल गया भाई? इमीडिएटली हमें ना इमिडाजोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखो भाई किसका फॉर्मेशन हो गया? यहाँ पे मैम इमीडिएटली हमें इमिडाजोल का फॉर्मेशन हो गया। बाहर क्या निकल जाएगा? 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे बाहर 2 मोल्स ऑफ वाटर रिलीज हो जाएंगे, इमीडिएटली हमें फॉर्मेशन हो जाएगा अपने इमिडाजोल का। डन। तो ये हमारे पास इस सिंथेसिस से एक तो बन गया। उसके अलावा कौन सी सिंथेसिस होती है भाई? एक तो सिंथेसिस ये मैंने आपको बता दी। दूसरी सिंथेसिस की क्या बात करेंगे हम? कौन सी सिंथेसिस होती है मैम? अल्फा हेलोकीटोन से भी आप बना सकते हो, यानी हम लिख देते हैं फ्रॉम अल्फा हेलोकीटोन। चलिए मुझे बता दीजिए, अगर हमारे पास में अल्फा हेलो हमने कीटोन ले लिया, अब अल्फा हेलो कीटोन से किस तरीके से रिएक्शन हम करवाएंगे? मैम आप पहले अल्फा हेलो कीटोन बना तो दो। चलो बनाते हैं। ये लो, अल्फा कार्बन पर हमने कोई हैलोजन लगा दिया, इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे हम अल्फा हेलो कीटोन। चलिएगा, अब अल्फा हेलो कीटोन की हम रिएक्शन किसके साथ कराए बताना? ये हमने लिख दिया अल्फा हेलो कीटोन। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराए मैम? अमीन से करवा दीजिए, यानी अमाइड से, सॉरी। हमने इसके साथ इसकी रिएक्शन करा दी, किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दी है। बता दो क्या मिलेगा? इमीडिएटली आपको इसके बाद में इमिडाजोल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी अल्फा हेलो कीटोन की जैसे ही आप इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हो, आपको इमिडाजोल का डेरिवेटिव फॉर्म हो जाता है। हमें क्या मिलेगा? हमें मैम इमिडाजोल का एक डेरिवेटिव रिसीव हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये हमारी दूसरी सिंथेसिस हो गई, जो कैसे बनाया हमने मैम? आपने फ्रॉम अल्फा हेलो कीटोन ये बना के दे दिया हमें। चलिए अब हम इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। केमिकल रिएक्शन तीनों के लिए ही काफी इंपॉर्टेंट है। पायराजोल की हम पढ़ चुके, अब हम किसकी पढ़ने जा रहे हैं? इमिडाजोल की हम पढ़ने जा रहे हैं। भाई पहली केमिकल रिएक्शन क्या होंगी? सबसे पहली चीज तो ये क्या दिखाते हैं मैम? जितने भी हमारे पास ये कंपाउंड आप आज लेने वाले हो, पहले आपने लिया पायराजोल, अब आपने लिया इमिडाजोल, ये सब आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही दिखाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कौन से कार्बन पे दिखाते हैं, कौन से कार्बन पर आकर जुड़ते हैं। याद रखिएगा, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5 दोनों में से किसी भी कार्बन पर दिखा सकते हैं। आप लिख दीजिए एट कार्बन 4 और कार्बन 5 दोनों में से किसी भी कार्बन एटम पर ये जाकर के ऐड हो जाएंगे और रिएक्शन हमें इमीडिएटली दिखा देंगे। सबसे पहले हम वापस वही देख लेते हैं जो हमने पहले देखा था, नाइट्रेशन। चलो भाई, अगर हमें नाइट्रेशन करवाना है तो जरा मुझे बताओ किस तरीके से नाइट्रेशन होगा। पहले मैम आप इमिडाजोल ले लीजिए, ले लेते हैं भाई। ये लो, हमने क्या ले लिया? आपने मैम इमिडाजोल ले लिया। रिएक्शन हम किसके साथ में करवा देते हैं? कंसंट्रेटेड HNO3 ले लीजिए। साथ ही में हम क्या ले लेते हैं? साथ ही में मैम आप H2SO4 भी ले लेते हो। जैसे ही आपने ये रिएक्शन करा दी, मुझे बता दो क्या मिल जाएगा मैम? हमें कार्बन नंबर 4 पे जाकर नाइट्रो ग्रुप मिल जाएगा, यानी क्या हमारे पास फाइनल आंसर आएगा? 1 2 3 4। इस पोजीशन पे हमें क्या मिल गया? इस पोजीशन पे आपको नाइट्रो ग्रुप मिल गया। कौन से पोजीशन पे? कार्बन नंबर 4 पे। इसको क्या बोला जाता है मैम? इसको बोला जाता है हमारे पास में नाइट्रेशन रिएक्शन। गॉट इट? दिस इज योर नाइट्रेशन। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। नाइट्रेशन के बाद अब हम देख लेते हैं बेटा, अगर हमें अल्काइलेशन करवाना है तो, यानी अल्काइल ग्रुप के साथ में अगर हमें रिएक्शन करवानी है तो क्या हो जाएगा मैम? कोई अल्काइल ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा। जैसे, चलो बताते हैं कैसे होगी ये रिएक्शन। सबसे पहले क्या कर लेते हैं? सबसे पहले तो मैम आप इमिडाजोल ले लीजिए। ठीक है भाई,
ये हमने ले लिया इमीडाजोल। इमीडाजोल की रिएक्शन हमने किसी भी अल्काइल हैलाइड से यहाँ पर देखो करवा दी। जैसे ही हम इमीडाजोल की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से करवा देंगे हमें क्या मिलेगा, हमें इमीडाजोलियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस सॉल्ट का फर्दर कई सारी रिएक्शंस में डायरेक्ट यूज भी किया जाता है। हमें क्या रिसीव होगा, इमीडाजोलियम सॉल्ट। ठीक है जी, हमें क्या रिसीव हो गया, जैसे ही मैम हमने इसका अल्काइलेशन करवाया हमें तुरंत इमीडाजोलियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। अल्काइलेशन के साथ साथ आप बेसिकली यहाँ पर बेटा असाइलेशन भी करवा सकते हो। जैसे आपने अल्काइलेशन कराया वैसे ही आप क्या करा सकते हो मैम, असाइलेशन करवा सकते हैं। करवा के दिखाओ जरा मुझे, आ जाओ। हमने सबसे पहले क्या लिया मैम, सबसे पहले आपने यहाँ इमीडाजोल ले लिया। इसकी रिएक्शन आप RCOCl के साथ कराओ। ये तो मैं आपको बहुत पहले बता चुकी हूँ, जब जब असाइलेशन कराना होता है बीच में कार्बोनिल ग्रुप आ जाता है। हमने जैसे ही इसका असाइलेशन कराया हमें क्या मिलेगा मैम, आपको N असाइल इमीडाजोल मिल जाएगा। क्या मिलेगा मैम, हमें N असाइल इमीडाजोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या हो गई मैम, ये हमारे पास असाइलेशन हो गया। तो दीज आर द सम केमिकल रिएक्शंस ऑफ इमीडाजोल। हमने काफी सारी केमिकल रिएक्शंस देख ली, इतनी आपके लिए मोर देन एनफ होने वाली है। अब जल्दी से देख लेते हैं कि इनके मेडिसिनल यूजेस क्या होंगे। आ जाइए, अब हम फाइनली देखने वाले हैं कि इमीडाजोल के क्या क्या मेडिसिनल यूजेस होते हैं। There are a lot of medicinal uses of what मैम, of imidazole। जैसे भाई पहले नंबर का यूज क्या हो जाएगा मैम, ये एंटी अल्सर ड्रग होता है। जब आपको अल्सर की, अगर किसी भी को भी अल्सर की प्रॉब्लम हो रही है किसी भी पेशेंट को, तो ये जो भी आप मेडिसिन लोगे उसमें ये कंटेन होता है। एंटी अल्सर ड्रग होने के साथ साथ ये हमारे पास जो है एंटी कैंसर एजेंट के रूप में भी काम करता है। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं मैम, ये एंटी फंगल ड्रग भी होता है, एंटी अल्सर एजेंट भी होता है। तो हम लिख सकते हैं दिस इज एंटी फंगल एजेंट। एंटी फंगल एजेंट के बाद आप क्या लिख सकते हो मैम, ये एंटी अल्सर होता है ना जी। क्या हो जाता है मैम, एंटी अल्सर ड्रग्स होता है बेसिकली। एंटी अल्सर ड्रग्स में हाइड्रोजन ब्लॉकेज का काम करना इसका काम है। इसका काम क्या होता है मैम, इसका काम हाइड्रोजन ब्लॉकेज होता है। डन। तो एक तो एंटी अल्सर ड्रग हो गया। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ये एंटी कैंसर होता है ना जी। कैंसर कौन सा एजेंट होगा, एंटी कैंसर एजेंट होगा। इसके अलावा याद रखिएगा जो इमीडाजोल और इसके डेरिवेटिव्स जो होते हैं, इमीडाजोल के डेरिवेटिव्स का यूज कीमोथेरेपी के लिए बहुत ज्यादा किया जाता है। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि इमीडाजोल डेरिवेटिव्स आर वाइडली यूज्ड इन कीमोथेरेपी। किसमें हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं मैम, कीमोथेरेपी के लिए काफी ज्यादा इसका यूज किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि एंटी कैंसर एजेंट होगा, राइट। उसके अलावा इसका यूज कहाँ होता है मैम, ये बायोलॉजिकल सिस्टम्स में भी हमारे पास प्रेजेंट होता है। आप लिख दीजिएगा, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है ये मैम, ये इन सारी जगह पर हमारे पास प्रेजेंट हो गया। एंड दीज आर सम मेडिसिनल यूजेस ऑफ इमीडाजोल। तो हमने फाइनली इमीडाजोल के बारे में भी डिस्कस कर लिया, पायराजोल के बारे में भी डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑक्साजोल। तो चलो हम डिस्कस कर लेते हैं अपने ऑक्साजोल को। अब बता दीजिए मैम हमें ये ऑक्साजोल क्या होता है, ऑक्साजोल के बारे में सारी चीजें बता दीजिए। तो ऑक्साजोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C3H3NO। यहाँ पर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। इसका स्ट्रक्चर बताइएगा मैम जरा। इस बारी बेटा यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन कहाँ होगा, इस पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पोजीशन पे ऑक्सीजन होगा, थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन होगा। इसको क्या बोला जाता है मैम, इसको बोला जाता है ऑक्साजोल। कैसा कंपाउंड है ये मैम, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। 5 मेंबर का हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। तो आप लिख सकते हो फाइव मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग। और बेसिकली ये एरोमेटिक भी होती है। इसमें क्या क्या कंटेन किया जाता है लिख लीजिए मैम, इट कंटेन्स
नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स क्या कंटेन करता है ये मैम? ये वाली जो है वो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम कंटेन कर रहा होता है। चलो भाई, अब हम फाइनली डिस्कस कर लेते हैं इसकी सिंथेसिस के बारे में। अब मैम आप ये बता दीजिए, ये हमारा ऑक्साजोल जो है इसको किस तरीके से हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, कैसी इसकी सिंथेसिस होती है? एक रॉबिन्सन गैब्रियल सिंथेसिस होती है बेटा, रॉबिन्सन सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है। चलो पहले यही समझाती हूँ तुम्हें, रॉबिन्सन गैब्रियल सिंथेसिस क्या होता है? ये रॉबिन्सन गैब्रियल सिंथेसिस मैम थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन कर दीजिए, व्हाट इज दिस काइंड ऑफ सिंथेसिस? यहाँ बेटा हमारे पास किसी ऑक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और डायरेक्टली आपको ऑक्साजोल बना के दे देगी। क्या होगा मैम इसमें? देखिए, सबसे पहले हमने कोई कार्बोनिल कंपाउंड लिया, बीच में हमने क्या ले रहे हैं मैम? ये NH ग्रुप ले रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास में आएगा CH2COO, कोई सा भी R ले लेते हैं। किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराएंगे मैम? ये रिएक्शन हमने P2O5 जैसे किसी ऑक्साइड की प्रेजेंस में करवा दी। अब जैसे ही हम किसी ये रिएक्शन करवाते हैं, आपको क्या मिलेगा मैम? हमें इमीडिएटली ऑक्साजोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस रिएक्शन को, इस सिंथेसिस को क्या बोलते हैं मैम? रॉबिन्सन गैब्रियल सिंथेसिस। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? किसी ऑक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी और इमीडिएटली आपको ऑक्साजोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके अलावा वान लुसिन ऑक्साजोल सिंथेसिस भी होती है, देखते हैं ये क्या होता है। चलिए मैम, अब हमें ये बता दीजिए कि इस सिंथेसिस में हमें क्या करना है। हाउ दिस सिंथेसिस प्रोसीड, ये सिंथेसिस कैसे प्रोसीड करती है? इसमें आपका जो RCHO होगा, यानी इसमें आपका क्या लेंगे मैम? यहाँ हम एल्डिहाइड लेंगे, टोसाइल के साथ में ये रिएक्शन करवाएंगे हम। जैसे ही हमने ये रिएक्शन टोसाइल के किसी डेरिवेटिव्स के साथ में रिएक्शन कराई, और याद रखना हमेशा ये रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में होगी, आपको इमीडिएटली ऑक्साजोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमने क्या लिया मैम? ये आपने एल्डिहाइड लिया है। एल्डिहाइड की टोसाइल आइसोसाइनाइड के साथ में हमने रिएक्शन कराई, बेस के प्रेजेंस में आपको क्या मिल जाएगा मैम? हमें इमीडिएटली हमारा ऑक्साजोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। डन, ये हमने कुछ सिंथेसिस देखनी। अब हम देखते हैं कि ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस प्रोवाइड करेंगे हमें। चलिएगा, नाउ वी आर गोइंग टू सी सम काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस दिखाते हैं? देखो, केमिकल रिएक्शंस अगेन आई एम सेइंग कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शन ये शो करते हैं। जैसे अभी तक जो हमने कंपाउंड्स पढ़े वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन शो कर रहे थे। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्साजोल, ये कौन सी शो करेगा मैम? ये भी हमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। आप लिख सकते हो कि ऑक्साजोल shows इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना, एरोमेटिक होता है, तो ऑब्वियस सी बात है मैम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेंगे। कौन से कार्बन पे? एट कार्बन 5। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, बस यही लाइन कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कार्बन कौन सा है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। हैलोजनेशन करना है, हैलोजन ऐड कर दो, नाइट्रेशन करना है, नाइट्रो ऐड कर दो, सल्फोनेशन करना है, सल्फोनिक एसिड ऐड कर दो। हमें बस रिएक्टिव कार्बन ढूंढना होता है, और यहाँ रिएक्टिव कार्बन कौन सा होगा मैम? कार्बन नंबर 5। जैसे कि अगर आप करवा रहे हो हैलोजनेशन, मान लेते हैं कि हम करवा रहे हैं मैम हैलोजनेशन, तो चलो सबसे पहले तो हम ऑक्साजोल बना देते हैं। ये हमारे पास बन गया ऑक्साजोल। अब ऑक्साजोल की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे मैम? ब्रोमीन के साथ करवाइए। क्या बनेगा मैम? ब्रोमो जुड़ जाएगा। कौन सी पोजीशन पे जुड़ेगा मैम? ब्रोमो जुड़ेगा इस बार 5th पोजीशन पे। जरा बताना 5th पोजीशन। 1 2 3 4 5th, यानी यहां पर जुड़ जाएगा ब्रोमीन, बाकी सब एज इट इज। यानी हमें क्या मिला मैम? हमें ब्रोमो ऑक्साजोल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से हमें करना होता है। तो ये हमारे पास हो गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके अलावा बेटा ये आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दिखाते हैं, आप ये भी नोट डाउन कर सकते हो। ऑक्साजोल आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी दिखाते हैं, where the reactive position
इज, कौन सी पोजीशन यहाँ सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? मैम कार्बन नंबर 2 वाली पोजीशन। ये वाली जो पोजीशन होगी वो मैम सबसे ज्यादा यहाँ पर रिएक्टिव होने वाली है। जैसे कि मैम एक एग्जांपल बता दीजिए, आ जाओ बेटा। हमने क्या लिया, हमने अपना ऑक्साजोल लिया। मान लो कोई भी न्यूक्लियोफाइल हम यहाँ पर ला रहे हैं, कहाँ जुड़ेगा मैम? सेकेंड पोजीशन पे जुड़ जाएगा। तो जरा बताना हमें किस टाइप का डेरिवेटिव मिलेगा आपको? मैम यहाँ पर जुड़ा हुआ कोई न्यूक्लियोफिलिक डेरिवेटिव मिल जाएगा। इसको क्या बोला जाता है मैम? इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। जहां पर हमारा न्यूक्लियोफाइल कहाँ आ गया मैम? हमारा न्यूक्लियोफाइल सेकंड पोजीशन पर आकर जुड़ गया। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा तो वो देखो बेटा आपकी फिफ्थ पोजीशन पे होगा। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा तो वो कहाँ होगा? सेकंड पोजीशन पे। पोजीशंस बहुत याद रखना, और फिर इसके रिगार्डिंग आप जितने मन चाहे उतने एग्जाम्पल्स ले लो। पोजीशन बताना मेरा मेन काम था, जो कि मैंने आपको बता दिया। कितने भी एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले सकते हो। तो अब हम फाइनली डिस्कस कर लेते हैं कि इनके मेडिसिनल यूजेस क्या क्या होते हैं। इनके मैम आप हमें मेडिसिनल यूजेस बता दीजिए, कौन कौन से इनके मेडिसिनल यूजेस होने वाले हैं। चलो भाई, इनके मेडिसिनल यूजेस क्या होंगे? ऑक्साजोल डेरिवेटिव जो होते हैं वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं हमें। तो आप लिख सकते हो ऑक्साजोल डेरिवेटिव्स शोस एंटी बैक्टीरियल। किस तरीके की प्रॉपर्टी इन्होंने दिखाई मैम? एंटी बैक्टीरियल, एंटी ट्यूमर और एंटी एचआईवी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। एंटी एचआईवी प्रॉपर्टीज जो होते हैं, एंटी एचआईवी एक्टिविटी जो होते हैं, वो ये शो करते हैं। तो याद रखिएगा, ये इनका सबसे बड़ा मेडिसिनल यूज था। इसके अलावा बहुत सारे यूजेस अपने पास से और भी लिख सकते हो। डन। तो ये हमने कवर अप कर लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, उनके बारे में सारी की सारी चीजें, कि हम कैसे उनको सिंथेसाइज करेंगे, किस तरीके से हम उनकी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, और क्या क्या उनके मेडिसिनल यूजेस होते हैं। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, जहां पर मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझाई हैं विद प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स। इन नोट्स को आप देख लीजिएगा और इनको अपनी कॉपी में चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर मजा आया होगा, लेक्चर में समझ आई होंगी चीजें, नोट्स भी प्रॉपरली मिल रहे होंगे आपको। तो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। इसके अलावा बेटा, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया फार्मासिस्ट, जीपैट या फिर ड्रग इंस्पेक्टर जैसे, एंड आपको एक प्रॉपर बैच नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारा बैच एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इसकी फर्दर कंडीशंस जानना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।